बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान में एक रोला डाला हुआ है सबने। वज़ीर दाखिला ने इस पर बात की, वज़ीर इत्तलात ने इसमें बात की, बाकी लोग भी इसके ऊपर जो है वो बगले बजा रहे हैं। हकीकत मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये डाटा आप देख लीजिए, तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान 126 में से 98 पे आ गया, तो पाकिस्तान के पासपोर्ट को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई और पाकिस्तान जो है वो अब पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट के ऊपर ज़्यादा दुनिया के ममालिक में बग़ैर वीज़ों के जा सकते हैं। तो मैं ज़रा आदादो शुमार निकाल के आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, ये डिजिटल मीडिया का दौर है। आपको रिकॉर्ड मिल जाता है 1 क्लिक के ऊपर, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, उन्हें लगता है कि ये 90 की दहाई में या 80 की दहाई में ज़िंदा है। लोगों को जो कहेंगे लोग मान लेंगे। जब नवाज शरीफ जैसा आदमी भी कौम को बेवकूफ़ बना लेता था, जब आसिफ अली जरदारी ने भी यही किया, जर्नैलों ने भी यही किया। लेकिन अब डिजिटल मीडिया का दौर है, तो मैं आपके सामने रखता हूं हकायक। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब ज़्यादा ममालिक के अंदर ट्रैवल कर सकता है, पाकिस्तानी शहरी अपने पासपोर्ट के ऊपर फ्री में बगैर वीज़ा के। तो 2024 में 34 ममालिक में सफ़र किया जा सकता था बगैर वीज़ा के। 2025 में ये ममालिक कम होके 33 हो गए और 2026 में ये ममालिक मज़ीद कम होके 31 हो गए। तो ये तो तादाद कम हो रही है। जो डाटा है वो ये बता रहा है, यानी वही डाटा मैंने पढ़ा है, वही इन्होंने पढ़ा। इनके मुल्क कैसे बढ़ गए और मेरे कैसे कम हो गए। फिर 2033 में, अच्छा ये कहते हैं 126वें नंबर से पाकिस्तान 98वें नंबर पे आ गया है। अब ये भी देख लें आप, 126 नंबर कभी था ही नहीं। 126 नंबर गुज़िश्ता आप 10 साल का डाटा उठाएं, 126 नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। तो 2023 से हम शुरू करते हैं। 2023 में जो आखिरी नंबर पे मुल्क था उसका नाम है अफगानिस्तान, और वो डाटा शुरू होता है 109 से। यानी 2023 में अफगानिस्तान 109 पे था, तो आज अफगानिस्तान 2026 में 101 पे है। तो अफगानिस्तान ने, तो इसका मतलब है कि 8 दर्जे तरक्की कर ली है। ये ऐसा नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, आपको धोखा देते हैं। 2023 में जब अफगानिस्तान 109 पे था तब पाकिस्तान 106 पे था। 2024 में अफगानिस्तान 104 पे था आखिरी नंबर पे, तो पाकिस्तान 101 पे था। फिर 2025 में जब अफगानिस्तान 106 पे था तो पाकिस्तान 103 पे था, यानी आखिरी नंबर 106 था उस वक्त। और अब 2026 में आखिरी नंबर 101 है अफगानिस्तान का, तो पाकिस्तान 98वें नंबर पे है। अब देखिए ये धोखा कहां दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम नीचे आ रहे हैं। नहीं जी, आप नीचे नहीं आ रहे, मुल्क तरक्की कर रहे हैं। कई ममालिक दुनिया के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया है। तो होता यह है कि 4-4, 3-3, 5-5 ममालिक बाज़-औक़ात एक ही नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान और यमन, ये आप देखें, ये दोनों 98वें नंबर पे हैं। पाकिस्तान के पास भी 98वें नंबर है रैंकिंग में, यमन के पास भी 98वें नंबर है रैंकिंग में। इसी तरह नीचे बहुत सारे ममालिक हैं, फ़र्ज़ करें 4 या 5 यूरोपीय ममालिक हैं, वो सारे के सारे एक ही रैंकिंग में आ गए हैं, तो वो एक नंबर आपके ऊपर वाले कुछ कम हो जाएंगे ना। तो ये ऐसे हुआ है। अब इसको नापने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। कल भी पाकिस्तान के पासपोर्ट की बहुत बुरी हालत थी। ये पीडीएम के रिजीम की मैं आपको बातें बता रहा हूँ सारी। ये तो हमेशा से पाकिस्तान का पासपोर्ट तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया हमेशा से। पाकिस्तान के जर्नैलों की घटिया पॉलिसी ने और रवायती सियासी जमातों की करप्शन, बेईमानी और 2 नंबरी ने और दहशतगर्दी की एक पॉलिसी ने पाकिस्तान के पासपोर्ट को कहीं का नहीं छोड़ा। और ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में लेकर आया ज़ियाउल हक, उसने कौम पे एहसान किया। फिर परवेज़ मुशर्रफ पूरी वॉर एंड टेरर पाकिस्तान के अंदर लेकर आया, उसने एहसान किया। और तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी जर्नैल पैसा कमा रहे हैं और पाकिस्तानी अपना खून बहा रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो इज्जत है ये आपके सामने है। तो नाजरीन, ये डाटा है जो मैंने आपके सामने रख दिया। पाकिस्तान 98वें नंबर पे है, और जो सबसे बुरा मुल्क है वो अफगानिस्तान है, फिर इराक है, फिर शाम है, और पाकिस्तान और यमन एक साथ ही हैं। यानी सबसे बुरा अफगानिस्तान, इराक और शाम, ये 3 मुल्क बहुत बुरे हैं। और यमन और पाकिस्तान, यमन में जंग लगी हुई है, खाना जंगी चल रही है, गोला बारूद चल रहा है, वो पाकिस्तान के बराबर आ गया। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया है, और जिन्होंने किया उनके आप चेक करें अल्लल्ले तलल्ले। ये मरियम नवाज की नवाज शरीफ के साथ आप तस्वीर देखें। ये जनाब वीआईपी कल्चर के लिए इफ्तिताई तकरीब है। एक स्टेट लॉन्च जो है वो बनाया जा रहा है, जहाँ से ये सियासतदान, हुक्मरान अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने मेहमानों को, बाहर से आने वाले मेहमानों को, उन सबको इंटरटेन किया करेंगे। बड़ी वीआईपी किस्म की जगह इन्होंने बनाई है, कमाल कर दिया इन्होंने। वीआईपी कल्चर चुक के रखो।
एक ये वजीर आला है जो एयरफोर्स के तैयारे के अंदर ट्रेवल करती है, और एक वजीर आला ये दूसरा है, इसको देखें आप, ये इकॉनमी क्लास में सफ़र करता है, सुहेल अफरीदी। ये आज भी कराची गया, ये वहाँ पब्लिक लॉन्च के अंदर बैठा हुआ था, आसपास लोग बैठे हुए थे, तस्वीर वहाँ से भी आई है। ये अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार भी करता है, इसके मुद्रा लाइनों में भी लगते हैं, और ये आम मुसाफिरों के बीच में चलता फिरता है और आम मुसाफिरों के बीच में ट्रैवल करके एक सूबे से दूसरे सूबे में चला जाता है। ये है एक मिडिल क्लास का अवामी वज़ीर आला, आम आदमी, और दूसरी तरफ ये है एक बादशाह की बेटी राजकुमारी। आप फ़र्क का अंदाज़ा कर लें। यानी आप एक और चीज़ देखें ना, सुहेल अफरीदी कराची गया क्यों? अभी अब कराची का आज का दौरा किया। सुहेल अफरीदी कराची इसलिए गया कि उसका एक कारकुन उसकी रैली के दौरान फौत हो गया। एक हादसा हुआ, एक कारकुन जो है वो शहीद हो गया और उसका इंतकाल हो गया। तो जनाब ये कराची दोबारा गया जाकर के, जी मैं अपने कारकुन की, क्योंकि एक वफ़ात हो गई और मेरी रैली के दौरान हुई, तो मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता, मैं जाऊंगा, जाकर उनको मिलूंगा, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये है जनाब एक मिडिल क्लास का आदमी जब पॉलिटिक्स में आता है तो वो ये करता है। आपको याद है नवाज शरीफ निकला था, मुझे क्यों निकाला, इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। तो नवाज शरीफ साहब ने अपना एक लंबा काफिला बना लिया था, इनके काफिले के एक गाड़ी के नीचे एक बच्चा आके फौत हो गया। उस बच्चे का कोई ताल्लुक नहीं था PMLN से, वो तो बेचारा तमाशा देखने आया हुआ था, सड़क के ऊपर खड़ा हुआ था कि चलो तमाशा देखते हैं, गाड़ियां जा रही हैं। ये तो जो बंदा जिसका इंतकाल हुआ कराची में, ये तो इस तहरीक का हिस्सा बना था ना, कुछ जानबूझ के नारे लगा रहा था, फौत हो गया, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वो बच्चा भी एक एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन ये वहां रुके नहीं, ये उनको उस वक्त मिले नहीं, बल्कि इन्होंने क्या किया, अगले स्टॉप पे जहाँ इन्हें मौका मिला, जहां जाके इन्होंने ऐलान करना था या इस्तकबालिया इनका हुआ, वहां इन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि हमें हमारी तहरीक का पहला शहीद मिल गया, मुबारक हो। ये इनकी सोच का फर्क है। जब एलीट सोचती है ना तो वो अवाम को कीड़ा मकोड़ा सोचती है, और जब एक आम आदमी अवाम के बीच में से निकल कर आता है तो वो अवाम को कम से कम इंसान जरूर समझता है। और ये आप देख रहे हैं। अब नादरीन, इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है, कैद तन्हाई में, और मुलाकातें बंद की हुई है बिल्कुल ही। लगभग 70 दिन हो गए, एक आधी मुलाकात उनकी बहन से करवाई गई थी। अगर आप नवंबर से गिन लें, 4 नवंबर से लेकर अब तक मुलाकातें हो नहीं रही इमरान खान साहब की, और कोई स्ट्रेटजी भी नहीं आ रही। इमरान खान ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का 99% ही आप ये समझ लें, क्योंकि हिकमत अमली इमरान खान साहब ही बनाते हैं, वही बैठते हैं, वही तहरीक पैदा करते हैं। वो इस उम्र में भी इमरान खान साहब जो है वो सबको इकट्ठा करके रखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब एक एक दिन में 2-2 मीटिंग्स करते थे बयानिए के हवाले से। वो 2-2 मीटिंग्स करते थे कि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, नैरेटिव बनाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ये वाले इशू पे क्या करना है, इस पे क्या करना है। बार बार अपने साथियों से मुशावरत करते थे, बार बार हिकमत अमली बनाते थे, और इमरान खान साहब बहुत मुतहर्रिक रखते थे पूरे सिस्टम को, पूरी पार्टी को। क्योंकि देखिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हालत जंग में है पिछले 3-4 साल से। एस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए जंग के दरवाजे खोले हुए, मारो इनको, तबाह बर्बाद कर दो, ये कर रही है एस्टेब्लिशमेंट। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो जंग के अंदर उतरी हुई है, बयानिए की एक जंग में। तो इमरान खान साहब जब तक बाहर थे वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर बयानियां बनाते थे, या जब तक उन्हें जेल के अंदर से मौका मिलता रहा वो जेल के अंदर से गाइड करते रहे। लेकिन जब से इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया, अब मुझे एक बयानिया बताइए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बनाया, सवाए एक जुमला है सुहेल अफरीदी का कि हर चौक डी चौक, इसके अलावा आप बताएं कौन सा बयानिया। सुहेल अफरीदी बतौर एक वजीर आला अपने तौर पर भाग दौड़ कर रहे हैं, और वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, चैनलाइजेशन नहीं हो रही। मोबिलाइज करना और चैनलाइज करना 2 अलग अलग चीजें हैं। जो लोग समझते हैं उन्हें आइडिया हो गया है कि वो सिर्फ एक तहरीक चलाने के लिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, विजुअल्स बन रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो लोगों को चैनलाइज करना है, जो लोगों को जोड़ना है, वो काम नहीं हो रहा। मैं सीरियस आपको बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने इख्तियारात दिए सलमान अकरम राजा साहब को, वो पॉलिटिकल कमेटी की तरह कौन से फैसले, जहां रोजाना की बुनियाद पे बयानिया आता था, वहां पे आपको कई कई हफ्ते आपको बयानिया ही कोई नहीं आता, आपको पता ही नहीं चलता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है किधर, और इनका स्टेटमेंट क्या आएगा या इनका मौक़िफ़ क्या है किसी चीज के ऊपर। आप ढूंढते रहते हैं टेलीफोन करके इधर उधर कि जनाब इस चीज पे मौक़िफ़ दें, और कोई मौक़िफ़ देने के लिए भी तैयार नहीं होता। ये हालात हो गए। अब बयानिए की इस लड़ाई के अंदर इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, वो तो अब लड़ नहीं सकते, उनको तो बिल्कुल ओझल कर दिए। तो जिन लोगों को इमरान खान साहब ने लड़ने की ड्यूटी दी है वो किधर है?
बार बार इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, बार बार उन्होंने कहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जाते ही नहीं। जाते हैं तो चंद लोग चले जाते हैं। 350 की तादाद है आपकी, 300 से ज्यादा हैं आप। MNAs, MPAs, सेनेटर्स 350 है। ये सिर्फ वो है जो अरकान असेंबली है। ये 300 से ज्यादा लोग चले जाएं अगर रेड जोन में हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, और जजों से अपने वकला के साथ खड़े होकर इंसाफ मांगे, और वकला तंजीमें जो इमरान खान के साथ हैं वो भी वहां पे उनके साथ जुड़ जाएं, तो शाम के वक्त घसीट की पुलिस बाहर निकालेगी ना, तो रेड जोन है भाई, सारी एम्बेसी है वहां पे। पूरी दुनिया के अंदर रोला जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर शोर मचेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैकड़ों मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, बैन अवी मीडिया पहुंच जाएगा। देखो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अगले दिन सुबह फिर नहा धो के फिर आ जाए आप वहां पे। क्या होगा? गिरफ्तार कर देंगे ज्यादा। बेशुमार लोग गिरफ्तार हुए। वो लोग भी गिरफ्तार हुए जिन्होंने वोट नहीं लिए, जो असेंबलियों में नहीं पहुंचे, जिन्हें मुराद नहीं मिली, वो भी गिरफ्तार हुए, और उन्हें मिलनी भी नहीं है। जिन लोगों को इस लड़ाई में कुछ नहीं मिलना, वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, और जो इस लड़ाई के बेनिफिशियरी है, लीडर बने फिरते हैं, वो कुर्बानी देने से भाग रहे हैं। एक बड़े रहनुमा ने यह कहा, जनाब कि मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरा बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। कई वकील इसलिए जजेस को जाकर चैलेंज नहीं करते, अदालतों के अंदर सख्त रवैया नहीं अपनाते, उन्हें पता है उनके अपने प्राइवेट केसेस है करोड़ों रुपए के। वो कहते जी हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हमने अदलिया से बिगाड़ दी तो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म की कोई हिकमत अमली नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। लिखे आप कोरे कागज के ऊपर, जब तक आसिम मुनीर के पास ताकत रहेगी, जब तक इख्तियार, जब तक आप जकड़ नहीं लेंगे ना इस निजाम को, जब तक कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुजामत का फैसला नहीं करेगी, जब तक कि अवामी मुजामत का सामना इस निजाम को नहीं करना पड़ेगा, जब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनके लिए इससे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन क्या होगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2-2 हफ्ते बयानियां ही नहीं देती। सकून.com। तो ये जनाब ऐसा लगता है कि सारे सकून से बैठ गए हैं। मैं कोई फतवा जारी नहीं कर रहा, मैं इसके हक में भी नहीं हूं कि इसको ये कहूं, इसको ये कहूं, इसको ये कहूं, तूने ये क्यों नहीं किया। मुझे बुरा लगता है लोग एक दूसरे की तस्वीरें बिगाड़ते हैं, उनके बारे में मीम्स बनाते हैं, तुम कंप्रोमाइज्ड हो, तुम फौज के साथ मिल गए, लोग ये करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कर सकते हैं, मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर रह के काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना काम किया जा सकता है उतना भी नहीं हो रहा। पॉलिटिकल पार्टी के बाद इतना इख्तियार तो होता है कि वो आपस में मिलकर बैठे। आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने एक जंग छेड़ी हुई है। आपका वॉर रूम किधर है जहां बैठ के आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं? आखिरी स्ट्रेटेजी आपने कब बनाई थी? एक पॉलिटिकल कमेटी बनी है, सुना उसकी कोई मीटिंग 1-2 हुई है, लेकिन पता ही नहीं क्या मीटिंग हुई है। उसका कोई एलामिया, कोई चीज़ हमारे पास है ही नहीं। वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान वाले बैठते हैं, वो बैठ के कोई बात करते हैं, लेकिन उसके बाद सब गायब हो जाता है। वही लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के साथियों ने इमरान खान साहब के लिए मादरत के साथ जो वो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया। हत्ता कि जिन लोगों ने आवाज़ उठाई ना, उनके लिए भी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। मैं 2 नाम आपके सामने रखता हूं, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा। इन दोनों को 85 साल सजा हुई है। मुझे बताएं ये किसके लिए आवाज़ उठाते हैं? इमरान खान के लिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं ना दोनों लोग। इन्होंने अपने घर छोड़ दिए, खानदान छोड़ दिए, अपने नुकसान बर्दाश्त कर लिए, पाकिस्तान से बाहर पड़े हुए, जान को खतरा है, कोई पता नहीं कब कोई आगे कहां से कोई हरकत कर जाए। इसके बावजूद ये दोनों आवाज उठाते हैं। किस लिए? इन्हें क्या मिलना है? कुछ भी नहीं। इन्हें हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान की हुकूमत थी, किसी सहाफी को मच्छर भी काट जाता था, पूरी अपोजिशन जाकर बैठ जाती थी। कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाता था जो कि गलत है, लेकिन सारी अपोजिशन जाकर बैठती थी। अपोजिशन का काम ही ये होता है, उन्होंने इंसाफ थोड़ी देना है, उन्होंने तो रोला डालना है। 85 साल सजा होगी मोहित पीरजादा को और साबिर शाकिर को। और सजा क्यों हुई? क्योंकि ये इमरान खान साहब का बयानिया सुना रहे थे, ये इमरान खान साहब का मौकिफ सुना रहे थे। इन्हें सजा इसलिए हुई है, वरना इनके पीछे पीछे भाग रही है सारी एस्टेब्लिशमेंट कि जनाब बैठो, बात करते हैं, जान छोड़ो, दफा करो, तानवे तो कुछ नहीं मिलना। ये वो कहते हैं, सबको कहते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कितनी दफा इनके लिए आवाज उठाई? सुहेल अफरीदी ने 1-2 दफा बात की है। कोई गोल बोल किस्म की ये बात कर जाते हैं। क्या किसी ने खुलकर इन 2 सहाफियों के लिए, जो प्रेस क्लब के मेंबर्स भी हैं,
जो पाकिस्तान के अंदर कई कई दहाइयों से कई कई सालों से जो है वो कर रहे हैं सहाफत, इनको 85 साल सजा हो गई। किसने आवाज उठाई इनके लिए? ये रोजाना तहरीके इंसाफ के हक के लिए आवाज उठाते हैं, तहरीके लब्बैक के हक के लिए आवाज उठाते हैं, ये बलोचों के हक के लिए आवाज उठाते हैं, ये मजलूमों के हक के लिए आवाज उठाते हैं, ये इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें होने वाली गलत सजाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इनके लिए आवाज किसने उठाई? हमने अरशद शरीफ का केस किया, इनमें से कौन आया अदालत में? बताएं ना, कौन आया? कोई नहीं आया। तो ये कहानी है। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये सोचना पड़ेगा कि इमरान खान के बाद, यानी इमरान खान तो आवाज उठा रहे हैं, वो तो जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो जेल के अंदर बंद है, कहते तन्हाई में चला गया, तो फिर कौन? क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्यों नहीं बात कर रहे? क्या आवाज उठाना भी बंद हो गया आपका? बात करना भी बंद हो गया? आपको तो असेंबली के प्लेटफॉर्म पर रोला डालना चाहिए था। भाई, दो जर्नलिस्ट आपने 85 साल आपने इनको सजाएं सुना दी। किस जुर्म में सुना दी आपने? क्या उन्होंने ऐसा कर दिया? लेकिन आवाज नहीं उठाई। इमरान खान के लिए आवाज नहीं उठा रहे, किसी और के लिए क्या उठाएंगे? मैं आजाद कश्मीर के लोगों को भी मुझे याद आ गया, मैं इनको भी जरा बताना चाहता हूं। एक तो आजाद कश्मीर के हर शहरी तक जिन्होंने ये तहरीक चलाई थी ना, उन तक मेरा ये पैगाम जरूर पहुंचाएं। आप लोगों ने ना सोहराब बरकत का हक अदा नहीं किया, और सोहराब बरकत ने अपना हक अदा किया। मैं नहीं हूं, बहुत सारे और सहाफ़ी हैं जिन्हें सोहराब बरकत हमें इन्फॉर्म करता था, हम उससे खबर लेते थे, हम उससे पूछते थे। वो बहुत फिक्रमंद था आज़ाद कश्मीर के लिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। वो आपके हक के लिए जिद्दोजहद करता रहा, लड़ता रहा, आवाज उठाता रहा, और उसको सजा भी इसी बात की मिल रही है, और कोई उसने कुछ नहीं किया। लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपने हक में आवाज उठने को तो बड़ा पसंद किया, लेकिन जब सोहराब बरकत फंस गया, जब उसे जरूरत पड़ी, तो ये एक दिन बाहर नहीं आए उसके लिए। एक दफा बाहर आए थे, लेकिन एक ऑफिसर के कहने पे सोहराब बरकत के साथ साथ 12-15 और मुतालबात बीच में शामिल कर दिए कि जनाब ये भी मुतालबा, ये भी मुतालबा, ये भी मुतालबा। सोहराब बरकत वाला मामला कहीं और चला गया। और भाई, उस आदमी ने आपके लिए क्या नहीं किया, आपको मैं बता नहीं सकता। इस वक्त वो गिरफ्तार है, जिस लेवल तक वो गया, और आपने उसके लिए क्या किया? टके का कोई काम नहीं किया आपने उसके लिए। आपने उसके साथ बेवफाई की है। मैं ये कश्मीरियों को कहना चाहता हूं, मैं खुद कश्मीरी हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने उसके साथ बेवफाई की है। आपने उसके लिए आवाज नहीं उठाई, उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं की आपने। उसने जितनी कोशिश की, आपने उसका 10% भी नहीं किया, 5% भी नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं, और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यानी वो बेचारा अपनी जान जोखिम में डाल के बैठा हुआ। और याद रखिएगा मेरी बात, आपको दोबारा भी तहरीक चलानी पड़ेगी, आपको दोबारा भी मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि ये हुकूमत आपको बार बार धोखा देगी। लेकिन अब कौन सोहराब बरकत बनेगा? बार बार लोग आपसे बार बार धोखा खाएंगे। आप खुद ये अपने साथ कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। 10 बार सहाफी सोचेंगे कि जनाब अगर इनके हक में आवाज उठाई तो हमें अगवा कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और ये मुड़ के पूछेंगे भी नहीं। मैं यही कहना चाहता था, अपना एहतसाब खुद कर ले। आप सोच ले कि आपने एक नौजवान को बेयारो मददगार छोड़ा उस वक्त जब उसे आपकी जरूरत थी, और वो आपके साथ खड़ा हुआ उस वक्त जब आपको उसकी जरूरत थी। किस लेवल तक खड़ा हुआ, कभी उससे पूछिएगा, वो आपको बताएगा। नाज़रीन, कई बड़े जबरदस्त किस्म के इनकलाबी बड़े बड़े नाम वो भी बेनकाब हो गए। ये नदीम फारूक पराचा साहब जैसे लोग हमेशा डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ज़िया ने ये कर दिया, मुशर्रफ ने ये कर दिया, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग अब कह रहे हैं जी हाइब्रिड रिजीम जो है वो ठीक है, हमारी ज़रूरत है। यानी दोगला निज़ाम पाकिस्तान में चलने दें। दुनिया में वो कह रहे हैं जी जमहूरियत की कंडीशन भी ख़त्म हो गई है, हाइब्रिड इस वक्त हमारी ज़रूरत है। ये निज़ाम हमें इस्तेकाम लाने के बाद जमहूरियत की तरफ जनाब बढ़ना होगा। ये भाई, दुनिया में जमहूरियत खत्म होगी, अमेरिका में कब धांधली हुई है? बेसिक पे आओ ना। डोनाल्ड ट्रंप तो बमदानी से इलेक्शन हार गया, अभी उसके अपने सेनेट में उसको मुसीबत पड़ी हुई थी एक एक वोट के ऊपर। अमेरिका में तो दोगला निज़ाम ऐसे नहीं चल रहा, वो तो अपना इलेक्शन ठीक तरीके से करवा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं पसंद है, वो आ गया। यूरोप पूरे के अंदर बताओ कहां पे धांधली हुई है और कहां पे इस तरह का काम हुआ है। पाकिस्तान के बहुत सारे इनकलाबी जिन्होंने कौम को चूरन बेचा कि वो इनकलाबी हैं, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो पता चला वो सारे इमरान खान के बोगस में मुब्तला थे। ये जैसे ही इमरान खान साहब ने बाहर आना है ना, या उसकी हुकूमत आनी है, तो यही आपको नदीम फारूक पराचा साहब एकदम एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनते हुए नजर आएंगे। ये एकदम खप डाल दें। वो अफसार आलम वो फील्ड मार्शल से मुतालबात कर रहे हैं
ये रो रो के पिट पिट के, जनाब हम आपकी तरक्की नहीं बता पा रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर पा रहे, वो जो यूट्यूबर है उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ बेवकूफ़ बना सकती है, वो यूट्यूबर नहीं बना सकती, वो आपको चे बना सकती है जो आप बने हुए हैं इस वक्त। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने साबिर शाकिर को बनाया, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने मोहित पीरजादा या अरशद शरीफ को बनाया, तो एस्टेब्लिशमेंट से कहा कि तू भी बन जा भाई, बन जा ना, आज तो तेरे साथ उनके ताल्लुकात हैं। असल बात मौक़िफ़ की है, असल बात हक पे खड़े होने की है, जिस पे खड़े होने की आपकी जरूरत नहीं है। तो अब जनाब इस किस्म के लोग जिन्होंने सहाफ़त छोड़ दी थी, वो जा जाके आसिम मुनीर को शिकायतें लगा रहे हैं अपने वीलॉग्स के अंदर और प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर के सर अल्लाह दा वास्ता साड़ी गाल कोई नहीं सुन रहा, और जिनकी सुन रहे हैं आप उनको जनाब टाइट करें, उनको पकड़ें, ये करें वो करें। जो झूठो झूठ चौताली कि जनाब 70 तैयारे उधर देने हैं तो 40 उधर देने हैं तो 50 उधर देने हैं, और भाई आपकी 1.5 से 2 दर्जन तैयारे बनाने की कैपेसिटी है, वो भी आपको बाहर से इंजन, एवियोनिक्स और दीगर पुर्जे मिल जाएं तो क्या अगले 50 साल तैयारे बना के देते रहेंगे आप दुनिया को? और इससे इकोनॉमी नहीं खड़ी होती। रोजाना लोगों को एक नया चूरन, कभी कहते हैं हमारी मादनियात बिकने वाली है, कभी कहते हैं हमारा सी पैक बिकने वाला है, कभी कहते हैं हमारी फलानी चीज़ बिकने वाली है, कभी कहते हैं खित्ते में जंगें आ रही हैं उसका हमें बहुत फ़ायदा होगा, कभी कहते हैं जी हम फलां चीज़ करेंगे इसराइल के साथ मिल जाएंगे उसका बड़ा फ़ायदा होगा, कभी कहते हैं जी हमें कोई 100 अरब डॉलर बाहर से अरब ममालिक लेकर आ रहे हैं। हर दफ़ा नया चूरन बेचते हैं, अब ये जेट तैयारे बेच रहे हैं। नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब का एक और इंटरव्यू आ गया जिसमें इमरान खान साहब पर भरपूर मजहब कार्ड खेला गया है, भरपूर मजहब कार्ड खेला गया मिर्ज़ा साहब के नए इंटरव्यू में। इससे पहले ज़ीशान अजीज़ साहब मिर्ज़ा साहब के सामने बैठकर ये कह चुके हैं और मिर्ज़ा साहब उसको डिनाई नहीं कर पाए। ज़ीशान अजीज़ साहब ये कह चुके हैं और साबित कर चुके हैं कि ज़ीशान अजीज़ साहब को मिर्ज़ा साहब और उनकी टीम ने इमरान खान के ख़िलाफ़ सवालात फीड करने की कोशिश की जो मज़हब की बुनियाद के ऊपर थे, जो मज़हब कार्ड के हवाले से थे। अब एक उसी नौइयत की एक पॉडकास्ट हमने देखी जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को क्या ये लोग मारना चाहते हैं? अभी मिर्ज़ा साहब खुद एक ऐसी सूरत हाल का सामना करके आए हैं। इससे पहले भी इमरान खान साहब के खिलाफ एक ऐसा ही बयानिया बनाया गया और उसके बाद इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बच गए। वो एक नौजवान ने पिस्टल वाले का हाथ पकड़ लिया, वरना खुदा न खास्ता गोली और भी कहीं लग सकती थी। तो इमरान खान साहब की जान से खेलने की एक मरतबा फिर ये लोग कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, दो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर वीलॉग ख़त्म करते हैं। नंबर 1, हुकूमत ने नोट बदलने का फैसला कर लिया। बस दुआ करें अल्लाह ताला से कायद आज़म की तस्वीर रह जाए उसमें और कौम को कोई ऐसा झटका ना लगाएं जिससे कौम के दिल को फिर तकलीफ हो कि जनाब ये नोट के अंदर किसको और कैसे शामिल कर दिया। और एक चीज़ नाज़रीन, ईमान मज़ारी साहब और हादी अली चट्ठा साहब जो हैं, दोनों के वारंट गिरफ्तारी मकामी अदालत ने इस्लामाबाद से जारी कर दिए हैं। याद रहे कुछ अर्सा पहले DGISPR ने इनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्हें बैरूनी आलाकार और रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस करार दिया गया था। इसके ऊपर इन दोनों वकला का कहना है कि ये अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की एक घटिया कोशिश थी DGISPR साहब की जानिब से, ये इन दोनों ने कहा। और उसके बाद देखें अब इनके वारंट गिरफ्तारी निकल आए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।